अब आता है हमारा एनआई। एनआई एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि क्या है, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। इनकम एंड अकाउंटिंग, ये चैप्टर है हमारा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी। टू एनसीईआरटी चल ही रहा है, ये एनसीईआरटी सीरीज। समझ आ गया एवरी स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम रिफर टू द कंप्लीट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले एनआई का मेजरमेंट वर्ल्ड लेवल पर किसने किया था, ये समझ लो। वर्ल्ड लेवल पर एनआई का मेजरमेंट एडम स्मिथ ने किया था। क्यों किया था ये भी बताते हैं। यूरोप में पॉपुलेशन कम थी, और जब किसी के घर में आय ज़्यादा हो, खर्च करने वाले कम हो, तो इनकम मेजर की ज़रूरत कहाँ है। जब हमारा खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम मेजरमेंट करना ज़रूरी हो जाता है कि जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, जो हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। खर्चे हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश में जाते हैं। तो यहाँ पर आता है कि जो हमारा नेशनल इनकम है, इसको सबसे पहले एडम स्मिथ ने मेजर किया, और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए, एडम स्मिथ ने बुक लिखा, तो ऐसे ही बोल देती रोज क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये कब लिखी गई थी? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस बुक का सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लिखा। तो ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि पूरी दुनिया में, हाँ हाँ, पूरी दुनिया में ये बुक बहुत ही पॉपुलर हो गई। वेल्थ ऑफ नेशंस पूरी दुनिया में क्या हुआ, वेल्थ ऑफ नेशंस पॉपुलर हुई। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के पॉपुलर होने की वजह क्या थी? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को क्या किया, कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए। लेकिन इससे पहले हमारे कौटिल्य जी ने इको के बारे में बहुत कुछ कहा था, बट कौटिल्य क्या रह गए? राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स रह गए कौटिल्य। ये कौटिल्य राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये क्या हो गए? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आगे फिर देखो जरा। अब आता है कि अगला, अब आता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इसका मेजरमेंट किसने किया एनआई का। चलो बताओ, भारत में किसने मेजर किया, तुम लोग बताओ। भारत में एनआई का फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किसने किया, विच पर्सन नेम। भारत में फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरो नौरोजी ने किया। और कब किया? 1868 में। कितना बताया? 20 रुपीज। 1868 में किया, और कितना बताया? 20 रुपीज। 20 रुपीज एनआई का मेजरमेंट किया, और इन्होंने बता दिया 20 रुपीज, 20 रुपए। क्लियर हो गए? 20 रुपए नेशनल इनकम किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 20 रुपए है एनआई। अब इसके बाद फिर देखो जरा, ये तो दादा भाई ने कह दिया। अब इसके बाद ये तो दादा भाई का मेजरमेंट ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल क्या होता है? हमने बलवन से पूछा तुम्हारी इनकम कितनी है, बलवन कह रहे हैं कि सर हम 2 लाख महीना कमाते, हमने एविडेंस नहीं मांगा, तो ट्रेडिशनल ही हुआ। ट्रेडिशनल का मतलब है जिसका एविडेंस ना मांगा जाए। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ? जिसका एविडेंस ना मांगे हम, तो वो ट्रेडिशनल है। और जिसका एविडेंस हम मांगे वो ट्रेडिशनल नहीं है, टेक्निकल है। तो जिसका हम एविडेंस मांगते हैं वो ट्रेडिशनल, और जिसका नहीं मांगते हैं वो क्या है?
टेक्निकल। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गई बात। तो दादा भाई का जो मेजरमेंट था वो ट्रेडिशनल था, बट दादा भाई पे क्वेश्चन बहुत बनता है। एक तो ये पहला क्वेश्चन कि इन्होंने मेजर किया, पहले बताया पर कैपिटा। दूसरा बनता है ओल्डेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। नोट करो, इसे इंटरव्यू तक काम आती है छोटी छोटी बात। ओल्डेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। 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 इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के बाद ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी लिखो, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी इन्हीं की किताब थी। ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी इन्हीं की किताब है, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया। किसकी? दादा भाई नौरोजी की। ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया इन्हीं की किताब है, दादा भाई नौरोजी की। अब इसमें देखो कि क्या हुआ, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। गरीबी के बारे में जब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो इन्होंने अपने ओपिनियन दिए कि गरीबी के बारे में क्या होना चाहिए और कैसे गरीबी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। तो ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में बात करती इन्होंने। अब आगे फिर देखो जरा, अब आता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दिया? ड्रेन, दोहन का सिद्धांत, ये भी दादा भाई नौरोजी। जीएस में ये पढ़ने का तरीका है, ये भी दादा भाई नौरोजी क्या है। ब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये भी किसका है? दादा भाई नौरोजी का। ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, ये भी ये नहीं का। इसके बाद फिर देखो जरा, दादा भाई नौरोजी का ये भी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकल तरीके से तो ट्रेडिशनल था, सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, दादा भाई पर बंद। साइंटिफिक तरीके से मेजरमेंट इंडिया में एनआई का किसने किया? साइंटिफिक मेजरमेंट, तो यहाँ पे देखो 1931 बीके आरबी राव ने, बीके आरबी राव। साइंटिफिक मेजरमेंट किसने किया? बीके आरबी राव ने। साइंटिफिक मेजरमेंट नेशनल इनकम, बीके आरबी राव, बीके आरबी राव ने किया। साइंटिफिक मेजरमेंट इन नेशनल इनकम, बीके आरबी राव, बीके आरबी राव ने किया। क्लियर? बीके आरबी राव ने कितना बताया पर कैपिटा इनकम, पीसीआई? 200। हाँ, 1931 है, 1931। और इस टाइम पीरियड से लेकर अब तक लगातार मेजरमेंट हो रहा है, और लगातार ये मेजरमेंट किया जा रहा है। 1931 से लगातार मेजरमेंट किया जा रहा है एनआई का। ठीक है, लगातार मेजरमेंट एनआई का चल रहा है। क्लियर हुआ? अब आगे देखो जरा, 1931 हो गया। इसके बाद फिर आता है कि 31 से रेगुलर होने लगी एनआई का मेजरमेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद देखो कि क्या हुआ। इसके बाद 1949 आया, 1949 का पीरियड आया, 1949। इसमें बना नेशनल इनकम कमेटी, 49 में बन गया नेशनल इनकम कमेटी। इस कमेटी के हेड कौन थे? पीसी महालनोबिस। इसके हेड थे पीसी महालनोबिस। इसके हेड कौन थे? पीसी महालनोबिस। 1949 में जो कमेटी बनी थी, इसके हेड थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस हेड थे, और इनकी सहायता के लिए दो लोगों को और लगाया गया था। एक थे हमारे डी आर गॉडगिल, डी आर गॉडगिल फर्स्ट, और दूसरे थे हमारे साइमन, साइमन कुजनेट्स। एक थे डी आर गॉडगिल और दूसरे कौन थे? साइमन
कुजनेट्स, डी.आर. गाडगिल, और दूसरे हमारे हैं साइमन कुजनेट्स। ठीक है, डी.आर. गाडगिल और साइमन कुजनेट्स। क्लियर? इसके बाद फिर देखो जरा साइमन कुजनेट्स। अब आता है कि 1950 आता है। देखो 1950, जब ये सीक्वेंस जान लोगे तभी समझ आता है ये सब। NSSO बनता है, NSSO, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO को बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये बन जाता है। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1950 में आता है और इसको पूरे इंडिया भर के डेटा का कलेक्शंस का काम दिया जाता है। डेटा कलेक्शंस का काम दिया जाता है, तो इसके पास क्या क्या होता है? इसके पास होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये करो। इसके पास होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का करो। ठीक है, और इसी को काम दिया जाता है जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी जीआर, और इसी को काम दिया जाता है पावर्टी, और इसी को काम दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इतने वर्क इसके पास होते हैं। क्या होता है? नेशनल इनकम, एनएसएसओ के पास कि नेशनल इनकम मेजर करो। दूसरा क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मेजर करो। तीसरा होता है पावर्टी, और चौथा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे मेजरमेंट का काम इसी के पास होता है। हाँ, पहला है नेशनल इनकम, दूसरा होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तीसरा होता है जीडीपी ग्रोथ, और फिर होता है पावर्टी, और फिर नेक्स्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट। कितने मेजरमेंट का कार्य किसको मिलता है? एनएसएसओ को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इंडिया जैसे देश में डेटा कलेक्शन वेरी डिफिकल्ट, तो डेटा कलेक्शन इंडिया में क्या है? वेरी डिफिकल्ट है। यहाँ डेटा बहुत मुश्किल है इंडिया में। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन वेरी डिफिकल्ट वजह से क्या होता है? डेटा कलेक्शन पुअर है, तो यहाँ पे अगर स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल के टीचर को एनपीआर रजिस्टर बनाने दिया जाता है। अब वो घर नहीं आते किसी के, स्कूल में बैठकर बना देते हैं। नेशनल जो रजिस्टर है पॉपुलेशन का, उसको एनपीआर रजिस्टर बोलते हैं। तो वहीं भर के पता चला कि बेटे और बाप की एज में दूना डिफरेंस हो गया, बाप का नाम कुछ लिख लिया, बेटे का कुछ लिख लिया। तो ये गलतियां डेटा में इंडिया में बहुत होती हैं, और डीआई देखकर ही लोग पहले ही घबराते हैं डेटा। तो डेटा पे जब तक नहीं आओगे तब तक लार्ज पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करोगे आप? बिहार में कोसी की बाढ़ आ गई, वहाँ पे डीएम्स गए पैकेट बांटने, पता चला कि जहाँ पर 1 लाख डेटा था कि यहाँ पे 1 लाख लोगों को खाना देना है, वहाँ 1.5 लाख मिले। अब पैकेट कैसे बांटे? पैकेट तो कम पड़े, तो वहाँ पे भी उनको रिवर्स होना पड़ा। तो इंडिया में हर एरिया में डेटा होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ डेटा वाला काम नहीं होता, उसको लोग मानते हैं बेकार की बात। तो वही है कि 10 का खाना 100 की दावत, मैनेज कैसे करोगे? इंडिया में पॉवर्टी और बेरोजगारी का भी यही कारण है कि डेटा एनालिसिस करके इस पर प्लान नहीं बनता, प्लान ऐसे ही बना देते हैं। अब पता चला नीड ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो लड़ाई तो होगी। लड़ाई का कारण क्या है? नीड ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल होना। तो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होगी तो लड़ाई चलेगी, तो लड़ाई ना चले, नीड ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो, तो ये देखने वाली बात होती है नीड ऑफ रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं? तो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट को देखना होगा। तो यहाँ पर हमने नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पढ़ा।
अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो अभी भी पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन हमारे नेशनल इनकम जीडीपी ग्रोथ इसका नहीं करता ये। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए देखो कि क्या हुआ। इसके लिए एक बना सीएसओ। सीएसओ के पास चला गया नेशनल इनकम, ये करो नेशनल इनकम, ये चला गया। इसी के पास गया पर कैपिटा इनकम, और इसी के पास चला गया जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, एनएसएसओ के पास, एनएसएसओ के पास रह गया पॉवर्टी, और रह गया अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एनएसएसओ है, ये सीएसओ है। सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और एनएसएसओ का होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ हमारी इन तीन चीजों का, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ, इनका मेजरमेंट करता है ये, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ के बाद अब हम आते हैं कि अब नेशनल इनकम में क्या है। तो बेसिक टर्म ऑफ नेशनल इनकम, एक तो ये जान गए कि इसमें तीन चार चीजें बहुत यूज होती हैं। अब लिखो बेसिक टर्म ऑफ नेशनल इनकम, अगला टॉपिक हमारा है इसी का, बेसिक टर्म ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक टर्म ऑफ नेशनल इनकम। अब इसमें एक एक टर्म के बारे में लिखो। पहला है फाइनल गुड्स। बेसिक टर्म में पहले क्या है, फाइनल गुड्स, ये होगा। नंबर टू क्या है, नंबर टू है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। नंबर तीन क्या है, थ्री, थ्री है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। चौथा क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। पांचवा क्या है, फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट, ये पांच लिखो पहले। फैक्टर के पास कास्ट के बाद आएगा छठा, परचेजिंग पावर पैरिटी। छठा होगा परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी थ्योरी, ये हो जाएगा। सातवां क्या होगा, बेस ईयर। बेस ईयर। आठवां हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट, क्लियर। पहला क्या है, फाइनल गुड्स। दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा क्या है, डेप्रिसिएशन। फिर है मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी, बेस ईयर और हिंदू ग्रोथ रेट। जब इतना हम जान लेंगे तब इसके अंदर की एंट्री जान पाएंगे, और इसको भी ना जाने अगर हम आगे पढ़ लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो पहले इसको जाने। फाइनल गुड्स क्या होता है, लिखो सच गुड्स दैट आर, सच गुड्स, सच गुड्स that are meant for final use, that are meant for final use, final use, and will not pass through, and will not pass through any more stage of, pass through any more stage of production or transformation, stage of production or transformation, or transformation,
ठीक है, अब आगे लिखो इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा दूसरा पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, सच गुड्स आर यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स। Such goods are used by other producers as material inputs, as material inputs. These are mostly used as raw material are input for production of other commodities, ठीक है। अब अगला लिखो डिप्रिसिएशन क्या होता है। इंटरमीडिएट का मतलब सुनते चलो जरा। पहली बात तो हम फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, जैसे मकान है, सुन भी लो, भले ही कम सिलेबस हो, 2-3 क्लास हो जाएगी वो अलग बात। फाइनल गुड्स उसको कहते हैं जो हमारे यूज के लिए हो, जैसे मकान है, मकान अब कंजप्शन हो रहा है उसका, आके आप रहने लगे, तो फाइनल गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट होता है मटेरियल, सीमेंट, मोरंग, ईंट, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पता चल गया। चलो आगे देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई गाड़ी है, शोरूम में 5 लाख की है, 1 महीना चलने के बाद कोई लेगा 5 लाख का, तो जितना उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको मूल्यह्रास बोलते हैं। कोई भी नई गुड्स है तो उसकी कास्ट वैल्यू कुछ और है, जैसी ये पुरानी हो जाएगी उसकी कास्ट वैल्यू घट जाएगी, तो जो कास्ट वैल्यू घटेगी उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर आता है मार्केट प्राइस, लिखो जरा। इट रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ एन asset value of an asset value has been used full stop. It is an annual allowances for wear and tear of capital goods, in other words it is the cost of goods divided by number of years of its useful life हो गया। अब लिखो मार्केट प्राइस इट रिफर टू द एक्चुअल ट्रांसैक्टेड प्राइस, हाँ, it refers to the actual transacted price and it's include indirect taxes such as excise duty मतलब उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या हो गया, सब्सिडीज। अब आगे फिर लिखो जरा नेक्स्ट, फैक्टर कास्ट it means the total cost of all factor
It means the total cost of all factors of production. Total cost of all factor of production. All factor of production. Consume are used in producing. Consume are used in producing a goods or service. Producing a goods or service. A goods or service. आगे फिर full stop. It include government grant and subsidies. It include government grant and subsidies, but it exclude indirect taxes. But it exclude indirect taxes. Indirect taxes. ठीक है, अगला नेक्स्ट लिखो. परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. Purchasing power parity theory, PP. It is an analysis metric to compare. It is an analysis metric to compare economic productivity. Compare economic productivity. Economic productivity and standard of living between. Standard of living between two different countries. Between two different countries. The PP exchange rate are constructed to ensure that the same quantity of goods and services are priced equivalently across countries. नेक्स्ट लिखो बेस ईयर. नेक्स्ट है बेस ईयर. इज द ईयर अगेंस्ट. It is the year against which the performance of an index is measured. Full stop. It is also called the reference year. अगला लिखो हिंदू ग्रोथ रेट. नेक्स्ट हिंदू ग्रोथ रेट. प्रोफेसर राजकृष्णा. an Indian economist coined the term Hindu growth rate. The Hindu rate of growth is a term. Referring to the low annual growth rate. Of planned economy of India. Before the liberalization of 1991. अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं सारे टर्म को. ठीक है, डिप्रिसिएशन तक तो समझ गए. अब मार्केट प्राइस पे बात करते हैं.
कोई भी चीज जब बाजार में बिकने जाती है, जिस रेट पर बिकती है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। और मार्केट प्राइस डे बाई डे वेरी करता है। अभी 10 रुपये किलो आलू है, आलू ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो आलू का रेट 8 भी हो सकता है, कम हो जाए तो 15 भी हो सकता है। नीड ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो उसके अनुसार उसकी घटेंगी और बढ़ेंगी। तो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट पर ये चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, कब किसकी ज़्यादा और कब किसकी कम होनी है, नीड ऑफ रिक्वायरमेंट है। अब आती है दूसरी चीज़, फिर आता है फैक्टर कास्ट। कोई भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी हम उसमें लगाते हैं वो क्या है, फैक्टर कास्ट है। कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम उसमें लगाएंगे वो क्या कहलाएगी, फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट का मतलब है लागत। फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, जैसे बैट इंक्लूड नहीं है उसमें। आपने जो उसमें लेबर कास्ट, वेजेस ये सब लगाया वो फैक्टर कास्ट है, लेकिन जब वो बिकने जाएगी उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी प्लस हो जाएगा, तब वो अलग एक चीज़ है। ठीक है, तो फैक्टर कास्ट उसको बोलते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब आगे आप देखो, फैक्टर कास्ट के बाद आता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इंडिया खर्च करने के मामले में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे, इनकम के मामले में 5वें स्थान पे, यानी कमाने के मामले में दुनिया पे 5वें पे आते हैं, लेकिन खर्च में करने के किस पे आते हैं, तीसरे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का मतलब है इंडिया की परचेजिंग जो पावर है कंज्यूमर की, वर्ल्ड में 3rd रैंक आती है। तो ज्यादा कंज्यूमर है तभी तो पहले नंबर पे क्या है, अमेरिका। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को 19% कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी 19% अमेरिका का हिस्सा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, हमारा हिस्सा कितना है, 4.34 के आसपास, लेकिन हम 3rd पे आ गए। तो इसका मतलब है इंडिया के लोग खर्च ज्यादा करते हैं, जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा उधार लेके भी खर्च कर देते हैं मार्केट में। इसीलिए तनख्वाह मिलते ही 10 दिन भी नहीं बीतता, फिर टेंशन किसकी, पैसे की। फिर सोचने लगते हैं अगला महीना जल्दी आ जाए और पैसा मिल जाए, फिर खर्च करने के लिए हो जाए। तो पैसा कमाने से कभी टेंशन मुक्त आप नहीं हो सकते जब तक बैलेंस बजट नहीं होगा। बैलेंस क्या है, 30% हमेशा अकाउंट में पड़ा रहे और 70 आप खर्च करें। उसे आप अपनी आय ना माने। 10,000 कमा रहे हो तो इनकम कितनी माने, 7,000, और 30 तो 3,000 है वो क्या माने, इमरजेंसी फंड। तो इंडिया के लोग अनसर्टेन लाइफ जीते। अगर हमारे हाथ में पूरी आ जाए व्यवस्था, तो मैं तो पहले एक फैमिली कार्ड जारी करूं पूरे देश का, उनके घर में बीमार कौन है, किस किस डिजीज से गुजर रहे हैं और उसकी इनकम क्या है, मेरे हाथ में आए तो हर फैमिली का अलग एक डेटा में रिलीज करूँ। डेटा में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उसके उस पर नजर रखना। तो इनकम के अकॉर्डिंग उस फैमिली का खर्च है या नहीं है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या है, उस राज्य के आल इन आल होते हैं। तो पूरे राज्य की फैमिली कितने अच्छे तरीके से सरवाइव करे, ये उसकी लीडरशिप का ही काम होता है, योजना बनाना उसका। बेरोजगारी दर अगर ज्यादा है, किसी घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है और किसी घर में ज्यादा कमाने वाले, तो ज्यादा जिसकी इनकम है खर्च कम है, वहां टैक्स लगा दें हम, तो हमारे फैमिली टैक्स जैसे विदेशों में। गरीब फैमिली को क्या करें हम, सब्सिडी दें, और अमीर फैमिली से क्या लें हम, टैक्स। जिसके घर में कमाई ज्यादा, खर्चा ही नहीं, आदमी ही नहीं उसमें, मेंबर ही नहीं। अंग्रेज यही तो करते थे, विदेश में यही तो होता है, इसीलिए वहां फैमिली नहीं बनाते, लोग सिंगल रहते हैं, फैमिली टैक्स लगता है वहां पे। और यहाँ पर वो टैक्स आना चाहिए, फैमिली टैक्स। ज्यादा कमाने वाली फैमिली पे ज्यादा टैक्स लगा दो, गरीब फैमिली को उसी टैक्स से पैसे दे दो। क्योंकि सीधे आप किसी अमीर परिवार को कहोगे कि गरीब परिवार को पैसे देगा ही नहीं। लेकिन अमीर परिवार से कह दो तुम्हें 10 गरीब परिवारों का पालन पोषण करना है, थ्रो आई गवर्नमेंट, कंपलसरी एंड मैंडेटरी बना दो, बट नेचुरल है वो देंगे ही, क्योंकि सरकार वसूलेगी पैसा उनसे और 10 गरीब परिवार को उसी से फंड देगी। तो एक तो ये पूरे फैमिली में, हर फैमिली का एम्प्लॉयमेंट कार्ड और इनकम एक्सपेंडिचर डेटा बनना चाहिए। अब वो वक्त गया कि अपने आप घसीटने दो से लाइफ, वो पार्ट ऑफ सिस्टम है वो फैमिली, हम उसके गार्जियन हैं। सरकार क्या है, गार्जियन है। सरकार अपनी गार्जियनशिप निभाए कि किसी बेटे की कम इनकम है, एक बेटा ज्यादा कमा रहा है, तो जो ज्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स लगा दो, उस बेटे से उसको इनकम दे दो। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि स्किल का कमाल है ये, हम ज्यादा कमा रहे हैं और जो कम कमा रहे हैं वो नॉन स्किल है। तो ये सोच में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, ये क्या है, यही तो है कि जिसके पास कम स्किल है उसे प्रोटेक्शन देके सोसाइटी में आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिसके पास स्किल है वो अपने आप बढ़ जा रहा है। तो ये भी तो वही है भाई। तो जरूरी क्या है,
एजुकेशन प्रोटेक्शन नहीं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। एजुकेशन का तो आरक्षण होने नहीं चाहिए, इकोनॉमिक आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मिनिमम नीड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उसे पैसा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, उसके इलाज के लिए, उसके परिवार को सरवाइव करने के लिए, जिससे जो हमारा एक बच्चा जो निर्दोष है पैदा हुआ है, उस पर जो उसकी लाइफ पर इसका इफेक्ट पड़ता है, उसको हम उससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इंडिया में भी शुरू होनी चाहिए। यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं होनी चाहिए, फैमिली इनकम टैक्स। ज्यादा इनकम कम खर्च, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरो, क्योंकि तुम इस देश में रहते हो और देश का नवनिर्माण करते हो। ठीक है, हाँ, तो गरीब परिवारों की जिम्मेदारी लो। अब इसमें विरोध कोई करेगा तो वोट नहीं देगा सरकार को, लेकिन रिच लोग तो संख्या में कम होते हैं ना, वो सरकार नहीं बदल सकते, इकोनॉमिक पावर से बदल सकते। अब सरकार हमारी गरीबों के साथ है या इकोनॉमिक पावर के साथ है? अगर इकोनॉमिक पावर के साथ है तो कैपिटलिस्ट है, और अगर गरीबों के साथ है तो सोशलिस्ट है। सारे कह देंगे मैं समाजवादी। किस बात का समाजवादी? समाज के लिए क्या कर रहा है? कितने परिवार को आप आर्थिक सहायता दे रहे हो? किस बात के समाजवादी? मैं तो बहुत ऐसी नसें पकड़ू इस सोसाइटी की कि सारे सही हो जाए एक में। वो जो उनका सामाजिक चोला है, ताना बना है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। 10 गरीब को देने पे भाग खड़ा होगा, बस वो सामाजिक कहाँ रह गया? समाजवादी रह ही नहीं गया। बलवंत जी, सही नहीं बोल रहा मैं? हाँ, तो बैलेंस करना है। विदेश की तरह आप बनना चाहते हो तो विदेश के रास्ते पर भी तो चलो। कैपिटलिज्म वाले जो देश हैं वो क्या करते हैं, 10 लोग मिलके गरीब को ऊपर उठाते हैं। ये नहीं कि गरीब वहीं पड़ा रहे। वो आरक्षण दे भी दोगे तब भी अधिकार अमीर छीन लेता है उसका। उसका एजुकेशन एलिजिबिलिटी नहीं है उस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए। अल्टीमेटली कमाना क्यों चाहता है? पैसे के लिए। तो पैसा सीधे है ना, वही सप्लाई कर दो। अभी कहो क्यों दें हम सप्लाई? तो सारे तो वो एक परिवार के गलत नहीं होते ना। एक परिवार अगर गरीबी में सर्वाइव कर रहा है तो हर मेंबर की गलती थोड़ो है, कर्ता की हो सकती है, ना सीरियस रहा हो, लेकिन उस पर जुड़े हुए लोग सब भी तो सर्वाइव करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनके। बाद में आप 10 लाख 1 करोड़ देने जाते हो, कोई समस्या हो जाती, इससे पहले हम उस 10 करोड़ में 10 परिवार को सर्वाइव करा देंगे, एक की जरूरत ही नहीं। तो ये होना चाहिए इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वैसे हर फैमिली में मैनेजमेंट अच्छा हो ना हो तो सरकार को खुद ये जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। ठीक है, जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म बोथ होगा, यहाँ समाज सेवा भी हो गई और कैपिटलिज्म भी हो गया। बैलेंस करो भाई। जैसे फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो हमें ब्रेड मक्खन खाने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना खाना भी, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, लाइफ में आपकी तरक्की की कोई लिमिट नहीं होगी। तो जब तक खाली अपने लिए सोचोगे कुछ नहीं होने वाला, अपने लिए भी समस्या खड़ी रहेगी। गौतम बुद्ध से यही तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, क्या करूं? तो उन्होंने कहा आज तक आपने किसी को कुछ दिया? तो कहा नहीं, देने के लिए कुछ है नहीं, मतलब मनी। तो उन्होंने कहा ये नहीं, सम्मान, लोगों की तारीफ, एक इंसानियत के नाते मिलना जुलना। जब आप किसी को देते नहीं हो तो रिवर्ड में भी वही मिलता है। ये साइकिल तो ऊपर से नीचे तक वही चल रही है ना। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको भगवान क्यों दे? वो सोचते हैं सबका यही खा जाएगा अकेले, किसी को कुछ देगा नहीं। अब आपके ये जो गलत लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, इस पर भी जवाब दिया उन्होंने। इसका जवाब दिया कि वो पिछला जो उनका अच्छा कर्म है उसको बिगाड़ रहे हैं। जैसे एक बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में फिर भी लापरवाही कर रहा है, तो पहले 60 आया, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर फेल होने लगेगा कुछ दिन बाद। तो अगर उसका इंतजार कर लो, वो अपनी कमाई का खर्च कर रहे हैं लेकिन अकाउंट क्या है, धीरे धीरे उनका भी निगेटिव हो रहा है। और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा और निगेटिव, एक्सीडेंट में मारे जाओगे। तुम्हारा इसका मतलब खाता बहुत पुअर है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए तुम्हें इस तरफ काम करना होगा। आगे फिर देखो, परचेजिंग पावर बता दिया। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का ज्यादातर आता है किस में मेजर करने के लिए? बेस ईयर आता है कि किसी भी इन्फ्लेशन को अगर हम मेजर करें तो विदाउट बेस ईयर मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। बेस ईयर का मेजरमेंट किस पे नहीं कर सकते? विदाउट इन्फ्लेशन नहीं मेजर कर सकते। अब मान लो 2010 में कोई चीज 10 रुपए की थी तो 2020 में कितनी की हो गई? 20 रुपए की। तो इन्फ्लेशन कितना हुआ? 10 नहीं, 100%। इन्फ्लेशन कितना हो गया? 100%। तो ये बेस ईयर कहता है। फिर आता है हिंदू ग्रोथ रेट। इसकी बड़ी बात हुई। देखो, हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है
वही पहले राष्ट्रीय वृद्धि दर थी। तो राजकृष्ण ने ये कह दिया कि हिंदू वृद्धि दर ही राष्ट्रीय आय वृद्धि दर है, दोनों का सेम ग्रोथ रेट होता था, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है वही आपकी ग्रोथ दर थी 3 के आसपास, और जनसंख्या भी 3 के आसपास थी। अब हमारी ग्रोथ बढ़ गई, जनसंख्या घट गई। तो क्लियर हो गया इतने कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज हम इतना पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये कल का पार्ट होगा। आज जीएस की क्लास खत्म हुई, सीसेट की खत्म।